नमस्ते प्रिय श्रोताओं। दृष्टि ऑडियो बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल भारत के गौरवशाली अतीत का हिस्सा है, बल्कि यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था के अध्याय 2 संविधान निर्माण की। क्या आपने कभी सोचा कि वह संविधान जो आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है, कैसे और क्यों बनाया गया? यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय का एक जीवंत सपना है। यह सपना उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और नेताओं का था जिन्होंने भारत को एक ऐसा ढांचा देने की ठानी जो हर नागरिक को गरिमा और अवसर प्रदान करे। और इस सपने के केंद्र में थे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से संविधान को एक क्रांतिकारी दस्तावेज बनाया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। ब्रिटिश शासन की गुलामी, सामाजिक आर्थिक असमानताएं और देश के विभाजन जैसी अनगिनत चुनौतियों के बीच संविधान सभा ने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को एकजुट करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसने कैसे काम किया और किन किन बहसों और विचारों ने भारत के भविष्य को आकार दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है भारत के संविधान की जड़ों की। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और इसका निर्माण कैसे शुरू हुआ। खंड 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रिय श्रोताओं, भारतीय संविधान का निर्माण कोई एक दिन की कहानी नहीं है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास और स्वतंत्रता आंदोलन की मांगों में गहरे तक समाई हैं। आइए इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर संविधान सभा की इमारत खड़ी हुई। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब ब्रिटिश शासन ने धीरे धीरे भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी देना शुरू किया। लेकिन ये सुधार हमेशा अपर्याप्त थे और भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। पहला महत्वपूर्ण कदम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1057 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन ले लिया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, लेकिन इसमें भारतीयों की कोई वास्तविक भागीदारी नहीं थी। यह एक तरह से औपनिवेशिक शासन का औपचारिक ढांचा था। इसके बाद आया 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मोरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में सीमित प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन इसमें एक बड़ा दोष था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, जिसने सामुदायिक विभाजन की शुरुआत की। यह ब्रिटिश नीति का हिस्सा था, जो फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इसने प्रांतीय स्तर पर सीमित स्वशासन की शुरुआत की, जिसे डायार्की कहा गया। इसका मतलब था कि कुछ विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों के पास आए, लेकिन महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त और कानून ब्रिटिश अधिकारियों के पास रहे। यह अधिनियम भी भारतीयों की पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा नहीं कर सका। इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज को और बुलंद किया। 1928 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार इस रिपोर्ट में भारतीयों ने पहली बार अपने लिए एक संविधान का खाका प्रस्तुत किया। इसने एक स्वतंत्र, एकजुट और लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना की, जिसमें मौलिक अधिकारों और संसदीय शासन की बात थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे।
यह वह समय था जब संवैधानिक चर्चाओं में सामुदायिक मुद्दे उभरने लगे। 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सामाजिक आर्थिक समानता, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात थी। यह प्रस्ताव बाद में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों का आधार बना। जय भीम। यहां बाबा साहेब आम्बेडकर का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता को संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बनाने की वकालत की। 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक और महत्वपूर्ण कदम था। यह ब्रिटिश भारत में अब तक का सबसे व्यापक संवैधानिक दस्तावेज था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया और एक संघीय ढांचे की बात की, लेकिन इसमें भी कई कमियां थीं। पहला, यह पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन था। दूसरा, इसमें रियासतों को शामिल करने की प्रक्रिया जटिल थी। और तीसरा, यह भारतीयों की पूर्ण स्वराज की मांग को अनदेखा करता था। इन सभी संवैधानिक सुधारों ने एक बात स्पष्ट कर दी थी, भारतीयों को अब अपने लिए एक ऐसा संविधान चाहिए था जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे। स्वतंत्रता आंदोलन ने इस मांग को और तेज किया और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने वह नींव रखी जिस पर संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना ने भारत को एक स्वतंत्र संविधान बनाने का मौका दिया और यहां से शुरू हुआ वह ऐतिहासिक सफर जिसने भारत को एक गणतंत्र बनाया। अब हम उस संविधान सभा की बात करेंगे जिसने इस सपने को हकीकत में बदला। आइए समझते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसने भारत के भविष्य को कैसे आकार दिया। खंड 3, संविधान सभा का गठन। प्रिय श्रोताओं, अब हम उस ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ते हैं जब भारत ने अपने संविधान को बनाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया। यह वह समय था जब स्वतंत्रता की सुगंध हवा में थी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के गठन की, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी। आइए समझते हैं कि संविधान सभा कैसे बनी, इसके सदस्य कौन थे और इसने किन किन चुनौतियों का सामना किया। संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यह योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने और एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का रास्ता बनाना था। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश मंत्री शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस योजना ने भारत में एक संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो भारतीयों द्वारा चुनी जाएगी और देश का संविधान बनाएगी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए और 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, जो उस समय सीमित मताधिकार के आधार पर गठित थीं। इसका मतलब था कि संविधान सभा पूरी तरह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी यह भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान सभा में भारत के हर क्षेत्र, समुदाय और विचारधारा के लोग शामिल थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि थे। साथ ही इसमें दलित, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों के नेता भी शामिल थे। जय भीम। यहां बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। वे न केवल दलित समुदाय के प्रतिनिधि थे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक मजबूत आवाज थे। उनकी विद्वता और दूरदर्शिता ने संविधान सभा को एक नई दिशा दी। संविधान सभा में कई अन्य दिग्गज नेता भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, ने अपनी सौम्यता और नेतृत्व से सभी को एकजुट रखा। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ने स्वतंत्र भारत के सपने को शब्दों में पिरोया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने संविधान सभा में भी मजबूत योगदान दिया। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, K.M.
मुंशी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और टी कृष्णमाचारी जैसे विद्वान नेताओं ने भी सभा की चर्चाओं को समृद्ध किया। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय थी। सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, अमृत कौर और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने संविधान सभा में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता के मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन श्रोताओं, संविधान सभा का गठन इतना आसान नहीं था। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली बड़ी चुनौती थी मुस्लिम लीग का बहिष्कार। मुस्लिम लीग, जिसकी अगुवाई मोहम्मद अली जिन्नाह कर रहे थे, ने अलग पाकिस्तान की मांग की और शुरू में संविधान सभा में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इससे सभा की वैधता पर सवाल उठे। हालांकि बाद में कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए, लेकिन विभाजन का प्रभाव सभा पर साफ दिखाई दिया। दूसरी चुनौती थी रियासतों का रवैया। भारत में उस समय 565 रियासतें थीं, जिन्हें संविधान सभा में शामिल होने के लिए राज्य करना आसान नहीं था। कई रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं या ब्रिटिश शासन के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहती थीं। यहां सरदार पटेल और वीपी मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाया। तीसरी चुनौती थी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। भारत एक ऐसा समाज था जहां जातिगत भेदभाव, छुआछूत और आर्थिक विषमता गहरे तक थी। जय भीम। बाबा साहेब आंबेडकर ने इस मुद्दे को बार बार उठाया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की वकालत की, जो बाद में संविधान का हिस्सा बने। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह वह क्षण था जब संविधान सभा ने अपने काम की औपचारिक शुरुआत की। लेकिन श्रोताओं, यह सिर्फ शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसे संविधान का निर्माण जो भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करे। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा ने कैसे काम किया, किन किन बहसों ने इसे आकार दिया और बाबा साहेब आंबेडकर ने इस प्रक्रिया को कैसे नेतृत्व प्रदान किया। आइए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। खंड 4, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। प्रिय श्रोताओं, अब हम उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं जहां संविधान सभा ने अपने काम को औपचारिक रूप से शुरू किया और भारत के भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया को गति दी। संविधान सभा का गठन तो हो चुका था, लेकिन असली चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता को एकजुट करे। यह कार्य आसान नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें गहन बहस, विचार विमर्श और समझौते शामिल थे। आइए समझते हैं कि संविधान सभा ने कैसे काम किया, इसकी प्रमुख समितियां क्या थीं और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ने इसमें कैसे नेतृत्व प्रदान किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उनकी सौम्यता, धैर्य और नेतृत्व ने सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्रोताओं, यह सिर्फ शुरुआत थी। सभा को एक ऐसे दस्तावेज की रचना करनी थी जो न केवल स्वतंत्र भारत की नींव बने, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी स्थापित करे। संविधान सभा ने अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए कई समितियां गठित कीं, जो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करती थीं। इन समितियों में विशेषज्ञों और नेताओं ने दिन रात मेहनत की। कुछ प्रमुख समितियां थीं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसकी अध्यक्षता डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने की। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी क्योंकि इसका काम संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। बाबा साहेब की कानूनी विद्वता, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके गहन अध्ययन ने
इस समिति को एक मजबूत दिशा दी। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर विचार किया। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस समिति ने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान सुझाए। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल ने की, जिसने राज्यों के संवैधानिक ढांचे पर काम किया। नीति निर्देशक तत्व समिति, कमिटी ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसने नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने पर विचार किया जो संविधान का एक अनूठा हिस्सा बने। इनके अलावा कई अन्य छोटी समितियां थीं, जैसे रियासतों से संबंधित समिति, भाषा समिति और प्रक्रिया नियम समिति। कुल मिलाकर इन समितियों ने संविधान के हर पहलू को बारीकी से तैयार किया। संविधान सभा की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण क्षण था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्तुत होना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया। यह प्रस्ताव संविधान का आधार बना क्योंकि इसमें स्वतंत्र भारत के मूल सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणतंत्र होगा जो अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को एक स्पष्ट दिशा दी और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया। लेकिन श्रोताओं, संविधान सभा की कार्यवाही केवल कागजी प्रक्रिया नहीं थी। यह एक जीवंत विचार विमर्श का मंच था, जहां विभिन्न विचारधाराएं टकराती थीं। सभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बहस हुई, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। कुछ सदस्य, जैसे नेहरू और पटेल, एक मजबूत केंद्र की वकालत करते थे ताकि देश की एकता बनी रहे। वहीं कुछ अन्य सदस्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना चाहते थे। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने पर सहमति थी, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायिक बनाने पर लंबी चर्चा हुई। अल्पसंख्यकों के अधिकार, सभा में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों और सिखों के लिए विशेष प्रावधानों पर विचार हुआ। बाबा साहेब आंबेडकर ने दलितों और अन्य वंचित वर्गों के लिए आरक्षण और सुरक्षा की मांग की। भाषा का मुद्दा, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर बहस हुई, लेकिन दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों के सदस्यों ने अंग्रेजी को बनाए रखने की वकालत की। इन सभी बहसों में बाबा साहेब आंबेडकर की भूमिका अद्वितीय थी। जय भीम, वे न केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बल्कि सभा की हर महत्वपूर्ण चर्चा में उनकी विद्वता और तर्क शक्ति ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत प्रमुखता से शामिल हों। उदाहरण के लिए, उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन, अनुच्छेद 17 और समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 को शामिल करने पर जोर दिया। उनकी दृष्टि थी कि संविधान केवल एक शासकीय दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बने। संविधान सभा की कार्यवाही कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक चली। इस दौरान सभा की 11 सत्र हुए और 165 दिन तक औपचारिक बैठकें हुईं। सभा की चर्चाएं सार्वजनिक थीं और इनका व्यापक प्रचार किया गया ताकि जनता भी इस प्रक्रिया से जुड़ सके। सभा ने न केवल भारत के लिए एक संविधान तैयार किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह संविधान देश की विविधता और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। श्रोताओं, संविधान सभा की कार्यवाही एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने भारत के लोकतांत्रिक सपने को मूर्त रूप दिया, लेकिन यह केवल भारतीय विचारों तक सीमित नहीं थी। संविधान सभा ने दुनिया के अन्य संविधानों से भी प्रेरणा ली। आइए अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थीं और इसे बनाने में किन किन देशों से प्रेरणा ली गई। खंड 5, प्रेरणा स्रोत और संविधान की विशेषताएं। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसने कैसे काम किया। लेकिन एक सवाल जो हर यूपीएससी उम्मीदवार के मन में आता है,
वह यह है कि भारतीय संविधान की प्रेरणा कहां से मिली। क्या यह पूरी तरह भारतीय विचारों का परिणाम था या इसमें विश्व के अन्य संविधानों का भी प्रभाव था? और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थीं जो इसे विश्व में अनूठा बनाती हैं? आइए इस खंड में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं और समझते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर बीटार आम्बेडकर ने इस संविधान को सामाजिक न्याय का सशक्त हथियार कैसे बनाया। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया। यह एक तरह से वैश्विक ज्ञान और भारतीय मूल्यों का संगम था। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब आम्बेडकर थे, ने विभिन्न देशों के संवैधानिक ढांचों से प्रेरणा ली, लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। आइए देखते हैं कि किन किन देशों से प्रेरणा ली गई। ब्रिटेन। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं से कई महत्वपूर्ण तत्व उधार लिए। इनमें संसदीय शासन प्रणाली प्रमुख थी, जिसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे विचार लिए। बाबा साहेब आम्बेडकर, जो स्वयं अमेरिका में पढ़े थे, ने मौलिक अधिकारों को संविधान का आधार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ये अधिकार नागरिकों को सरकार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करें। आयरलैंड। आयरिश संविधान से भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा ली। ये तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं जो सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। बाबा साहेब ने इन तत्वों को संविधान में शामिल करने की वकालत की ताकि भारत में सामाजिक परिवर्तन को गति मिले। कनाडा। कनाडाई संविधान से भारतीय संविधान ने संघीय ढांचा और केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा लिया, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे एक मजबूत केंद्र के साथ संतुलित किया ताकि देश की एकता बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट और वाणिज्य व व्यापार की स्वतंत्रता जैसे प्रावधान लिए गए। अन्य देश। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे विचार भी शामिल किए गए। लेकिन श्रोताओं, भारतीय संविधान केवल विदेशी प्रेरणाओं का मिश्रण नहीं था। यह भारतीय मिट्टी से उपजा एक अनूठा दस्तावेज था जिसमें भारतीय मूल्य, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना शामिल थी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में गांधीवादी सिद्धांत जैसे ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन और सामाजिक समानता शामिल हों। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय को संविधान का मूल आधार बनाया ताकि दलित, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों को बराबरी का हक मिले। जय भीम। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन इसकी लंबाई इसकी ताकत थी, क्योंकि यह भारत की जटिल सामाजिक आर्थिक संरचना को संबोधित करता था। यहां कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। लिखित और विस्तृत। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो शासन के हर पहलू को विस्तार से परिभाषित करता है। यह इसे ब्रिटेन जैसे अलिखित संविधान से अलग करता है। लचीला और कठोर। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो बहुत आसान है, न बहुत कठिन। कुछ प्रावधानों को सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संघीय ढांचा। संविधान एक संघीय ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसमें एक मजबूत केंद्र की विशेषता है। इसे अर्ध संघीय या संघीय संरचना के साथ एकात्मक विशेषताएं कहा जाता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक न्याय। बाबा साहेब आम्बेडकर की दृष्टि के कारण संविधान में छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 17, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान शामिल किए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका।
संविधान ने एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना की जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है। लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इन विशेषताओं ने भारतीय संविधान को न केवल एक कानूनी दस्तावेज बनाया, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का साधन भी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे न हो, तो यह असफल हो जाएगा। उनकी यह बात आज भी प्रासंगिक है। श्रोताओं, संविधान की ये विशेषताएं बनाना आसान नहीं था। इसके पीछे कई चुनौतियां थीं, जिनका सामना संविधान सभा को करना पड़ा। आइए अब हम उन चुनौतियों और उनके समाधान की बात करते हैं। खंड 6, चुनौतियां और समाधान। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने देखा कि संविधान सभा ने कैसे गठन किया, कैसे काम किया और किन किन प्रेरणाओं से भारतीय संविधान को आकार दिया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। संविधान सभा को कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो भारत की एकता, विविधता और सामाजिक ढांचे को प्रभावित कर रही थीं। इन चुनौतियों का सामना करने में संविधान सभा के नेताओं, खासकर बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने अपनी दूरदर्शिता और समझौते की भावना से समाधान निकाले। जय भीम। आइए इन चुनौतियों और उनके समाधानों को विस्तार से समझते हैं। पहली चुनौती, सामाजिक आर्थिक असमानताएं। भारत उस समय एक गहरे सामाजिक और आर्थिक विभाजन से गुजर रहा था। जातिगत भेदभाव, छुआछूत और आर्थिक विषमता समाज की जड़ों में थी। दलित, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना एक बड़ी चुनौती थी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस मुद्दे को संविधान सभा में बार बार उठाया। उनकी दृष्टि थी कि संविधान केवल शासकीय ढांचा न हो, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन बने। समाधान। आम्बेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया। अनुच्छेद 15 और 16 ने समानता और अवसर की समानता को सुनिश्चित किया। साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जैसे गांवों में पंचायतों का गठन और शिक्षा का प्रसार। जय भीम। आम्बेडकर की यह दृष्टि थी कि संविधान हर भारतीय को गरिमा और बराबरी दे। दूसरी चुनौती, देश का विभाजन। 1940 में भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी जिसने संविधान सभा की कार्यवाही को गहरे प्रभावित किया। विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार और पाकिस्तान के अलग होने से संविधान सभा की वैधता पर सवाल उठे। समाधान। संविधान सभा ने इस चुनौती का सामना धैर्य और समावेशी दृष्टिकोण से किया। विभाजन के बाद सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई, लेकिन सभा ने सभी समुदायों को शामिल करने की कोशिश की। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों को संविधान में शामिल करके यह सुनिश्चित किया गया कि हर समुदाय को सुरक्षा और प्रतिनिधित्व मिले। धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधार बनाया गया ताकि भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी धर्मों के लोग बराबरी से रह सकें। तीसरी चुनौती, रियासतों का एकीकरण। भारत में 565 रियासतें थीं, जिनमें से कई स्वतंत्र रहना चाहती थीं या ब्रिटिश शासन के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहती थीं। यह भारत की एकता के लिए एक बड़ा खतरा था। समाधान। इस चुनौती का सामना सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीआईपी मेनन ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से किया। उन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। संविधान सभा ने रियासतों को एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए। संविधान के अनुच्छेद 370 और 371 जैसे प्रावधान कुछ रियासतों के लिए विशेष व्यवस्थाएं प्रदान करते थे ताकि वे भारतीय संघ का हिस्सा बन सकें। इस एकीकरण ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। चौथी चुनौती, भाषा विवाद। संविधान सभा में भाषा का मुद्दा एक बड़ा विवाद था। कुछ सदस्य हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे, जबकि दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों के सदस्य अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते थे। यह एक ऐसा मुद्दा था जो भारत की सांस्कृतिक
और क्षेत्रीय विविधता को प्रभावित कर सकता था। समाधान: संविधान सभा ने इस मुद्दे पर समझौता अपनाया। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी अगले 15 वर्षों तक आधिकारिक कामकाज के लिए बनाए रखने का प्रावधान किया गया। साथ ही 8वीं अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया ताकि भारत की भाषाई विविधता का सम्मान हो। यह समाधान भारत की एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। 5वीं चुनौती: अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के अधिकार। अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों, सिखों और अन्य समुदायों के लिए विशेष प्रावधानों पर लंबी बहस हुई। साथ ही दलितों और आदिवासियों के लिए सामाजिक और शैक्षिक उत्थान की जरूरत थी। समाधान: बाबा साहेब आंबेडकर ने इस मुद्दे पर अपनी मजबूत आवाज उठाई। जय भीम! उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 शामिल हों। साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 46 में नीति निर्देशक तत्व के तहत वंचित वर्गों के उत्थान की बात कही गई। ये प्रावधान संविधान को सामाजिक न्याय का सशक्त हथियार बनाते हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करने में संविधान सभा ने समझौते, समावेशिता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। बाबा साहेब आंबेडकर की भूमिका यहां सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने न केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान को आकार दिया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। श्रोताओं, इन चुनौतियों को पार करने के बाद संविधान सभा ने अपने मिशन को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया। आइए अब हम बात करते हैं कि संविधान को अंतिम स्वरूप कैसे दिया गया और यह भारत का सर्वोच्च कानून कैसे बना। खंड 7: संविधान का अंतिम स्वरूप। प्रिय श्रोताओं, अब हम उस ऐतिहासिक क्षण पर पहुंच चुके हैं जब संविधान सभा ने अपने अथक परिश्रम और गहन विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। यह वह पल था जब भारत ने न केवल अपनी स्वतंत्रता को मजबूत किया, बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। आइए समझते हैं कि संविधान को अंतिम स्वरूप कैसे दिया गया और यह भारत का सर्वोच्च कानून कैसे बना। संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक काम किया। इस दौरान प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. आंबेडकर थे, ने संविधान का मसौदा तैयार करने में दिन रात मेहनत की। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन चर्चा की और इसे कई चरणों में परिष्कृत किया। पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद सभा में इस पर व्यापक बहस हुई। सदस्यों ने सुझाव दिए, संशोधन प्रस्तावित किए और अंत में एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इस दिन को आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाओं और 22 भाग शामिल थे। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान था, लेकिन इसकी लंबाई इसकी ताकत थी, क्योंकि यह भारत की जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को संबोधित करता था। संविधान को लागू करने की तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1985। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। इस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना और संविधान देश का सर्वोच्च कानून बन गया। बाबा साहेब आंबेडकर ने इस अवसर पर कहा था, हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जो भारत को एकजुट रखेगा और हर नागरिक को समानता और न्याय देगा। जय भीम! संविधान का अंतिम स्वरूप केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था। यह सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त हथियार था जो छुआछूत, भेदभाव और असमानता के खिलाफ खड़ा था। यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसने भारत को एकता, विविधता और लोकतंत्र के रास्ते पर ले जाने का वादा किया। श्रोताओं, अब हम इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। आइए इस अध्याय को समेटते हैं और समझते हैं कि संविधान निर्माण का यह अध्याय
यूपीएससी की तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। खंड 8, निष्कर्ष और यूपीएससी महत्व। प्रिय श्रोताओं, हमने आज एक ऐसी यात्रा पूरी की जो भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। संविधान निर्माण की यह कहानी केवल एक दस्तावेज की रचना की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के सपने की कहानी है। इस प्रक्रिया में बाबा साहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जय भीम, उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने भारतीय संविधान को विश्व में अनूठा बनाया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमें सिखाती है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, समझौते और समावेशिता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। चाहे वह रियासतों का एकीकरण हो, सामाजिक असमानताओं का समाधान हो या भाषा और अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा हो, संविधान सभा ने हर कदम पर भारत की एकता और विविधता को प्राथमिकता दी। यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति और संविधान की विशेषताएं जैसे विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बार बार पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे, या भारतीय संविधान ने किन देशों से प्रेरणा ली जैसे प्रश्न मेंस में निबंध और पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही बाबा साहेब आंबेडकर की भूमिका से जुड़े प्रश्न सामाजिक मुद्दों और GS1 के लिए प्रासंगिक हैं। श्रोताओं, भारतीय संविधान केवल एक किताब नहीं है, यह हर भारतीय की आकांक्षाओं का प्रतीक है। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान का असली मूल्य इसके लागू होने में है। तो आइए हम सब मिलकर संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन में अपनाएं। और अधिक ऐसी जानकारी के लिए दृष्टि ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले अध्याय में हम और गहराई से भारतीय राज व्यवस्था को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।